नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और बड़ौदा उपचुनाव है और इस उपचुनाव में आज आप दिन भर जनता टीवी पे देख रहे हैं बड़ौदा की आवाज़, बड़ौदा की महापंचायत। एक एक कर करके इस महापंचायत में उन नेताओं को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिनका इस उपचुनाव से सीधा सीधा वास्ता है। यूं तो कैंडिडेट्स हैं हर पार्टी के जो लड़ रहे हैं, लेकिन उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सब के सब रणभूमि में रणबांकुरे की तरह मैदान संभाल रहे हैं। इस वक्त महापंचायत में, बड़ौदा की महापंचायत में खास मेहमान हैं। आजकल आपको पता है चंडीगढ़ में डबल इंजन वाली सरकार है और एक इंजन बीजेपी की है, दूसरे इंजन जेजेपी की है। तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो ये चंडीगढ़ में जी डबल इंजन की सरकार है जी। और पुराना कभी ज़माना रहा होगा, लेकिन सरकार के बाद ये पहला चुनाव जी और गठबंधन के तहत ये चुनाव हो रहा है जी जी। और बीजेपी के खाते में ये सीट गई। पहले ये चर्चा थी कि कैंडिडेट एक पार्टी का, सिंबल दूसरे पार्टी का, लेकिन जब थर्मामीटर जब आपके साथ कर रहा था कार्यक्रम तो आपने कहा मैंने था स्पष्ट कर दिया था उसी दिन आपको कि पार्टी भी एक और सिंबल भी उसी पार्टी का। जेजेपी क्यों नहीं लड़ी यहाँ से? दोनों राजनीतिक दलों ने सोच विचार करके ही निर्णय किया है। जी। हमारे जो प्रत्याशी संयुक्त हैं वो इस सम्मान के हैं। पहले उन्होंने यहाँ से चुनाव फाइट किया है वो इस इलाके का गौरव बढ़ाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी। तो मतलब ये कंपल्शन था ये सीट बीजेपी को देना? नहीं, कंपल्शन कोई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये इच्छा जाहिर की थी, सभम ने भी, कि आप अपना कैंडिडेट हमें दे दें और उन्होंने हमारे से कैंडिडेट मांगा भी था। पर ये हमने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था, आपको भी बताया था कि ऐसा फार्मूला हम पहले अपना चुके हैं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। उसमें बड़ा घाटे का सौदा हुआ, अपना वाला पराया हो गया था। स्वाभाविक है। तो इस बार भी ये डर था? देखो, निश्चित तौर पे जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कार्य करता है, जिस राजनीतिक दल का है वो उसी का ही होता है। जेजेपी और बीजेपी दोनों गठबंधन के तौर पे लड़ रही है। बीजेपी के कैंडिडेट है, पिछले बार भी थे योगेश्वर जी, इस बार भी हैं जी। अब जेजेपी के सामने ये चैलेंज है क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं जी। दोनों का अपना एक दोनों की महत्वाकांक्षा है। भजन गाने तो न बीजेपी आई है न जेजेपी आई है। जी जी। सत्ता में आप पहुंचेंगे तभी आप अपनी जो कह ले सिद्धांत है या जो विचारधारा है उसको लागू करा पाएंगे। जी। सत्ता इम्पोर्टेंट है। अब जेजेपी के जो हार्डकोर सपोर्टर हैं, पिछले बार भी जो आप चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी के खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। इस बार कितना मुश्किल होता है? बड़े नेताओं का तो मिल जाना बड़ा आसान रहता है जी। उसमें बहुत सारे कंपल्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, भविष्य, तमाम तरह की चीजें जुड़ी होती हैं। कार्यकर्ता को जो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे उनमें से न किसी को विधायक बनना होगा, न एमपी बनना होगा, न चेयरमैन बनना होगा। वो तो चौधरी देवीलाल के फॉलोअर हैं या आपके फॉलोअर हैं, दुष्यंत के फॉलोअर होंगे या जो भी नेता हैं उनके फॉलोअर हैं। वो कितना कन्वर्ट हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बार। ये हमारा काम है उनको कन्वर्ट करना जी। और इसी प्रयास में सारा राजनीतिक दल हमारा लगा हुआ है। निरंतर सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का यहाँ ड्यूटी है, वो ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनको कोई दिक्कत भी है उनको भी समझा करके राह रास्ते पर लाने का काम करें। कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको लगता है कि जेजेपी का वोट, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप देख लें, मतलब गणित ड्राइंग रूम में बैठ कर करके इस पार्टी को 10 वोट मिले, इसको 9 वोट मिले, फलाने को 13 वोट मिले थे, तो ये 10 वोट और 7 वोट मिलके 17 वोट होते हैं।
13 से ज्यादा। ये ड्राइंग रूम में बैठ करके कागज कलम पे जोड़ना घटाना तो बड़ा आसान है, जी। जमीन पर तो ये जमीन पे ही काम चल रहा है ना इस वक्त। अब ड्राइंग रूम का काम नहीं चल रहा, जी अब इस वक्त फील्ड का काम चल रहा है और फील्ड में सारे कार्यकर्ता इसी काम के लिए जुटे हुए हैं। कई लोग जो आपके विरोधी हैं या आलोचक हैं, और होता ही है, वो कहते हैं कि जेजेपी ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, वो स्थिति हो गई है। ये अब उनकी सोच है, जी वो तो अपनी सोच जाहिर करेंगे। उनको तो हम ना रोक सकते और ना वो हमारे रोकने से रुकते हैं। विरोधी हैं तो बोलेंगे, वो बोलेंगे, जी। ये बोलना उनका काम है, ये सोचना हमारा काम है। इसलिए मैंने उनकी बात आपके सामने रखी कि क्या जेजेपी ने बीजेपी के सामने सरेंडर अब किया? मैंने अभी ये बात आपसे पब्लिकली भी की है और आपसे भी कर लेता हूँ कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके साहबजादे और उनके राजनीतिक दल के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि बड़ौदा चुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, सरकार में बिखराव हो जाएगा, सरकार टूट जाएगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो किस गणित से कह रहे हैं। ये सीट तो पहले भी उनके खाते में थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 31 विधायक उनके पास थे। जी कौन से गणित से वो सरकार को गिराने की और तोड़ने की बात कर रहे हैं? बात तो एक विधायक वाले दल के लोग भी कर रहे हैं कि बड़ौदा चुनाव के बाद बिखराव हो जाएगा, विधायकों में भगदड़ मच जाएगी, सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी। कैसे, कौन सा गणित है ये गणित नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का और कांग्रेस का अनुभव है। हाँ, आप क्यों भूल जाते हैं? जिंद बाई इलेक्शन था, हाँ। आपने तो बच्चों के हाथ में कमान देकर के, चूंकि आपको जाना था तो आप चले गए थे। हाँ। जिंद बाई इलेक्शन में रणदीप सुरजेवाला लड़ रहे थे। हाँ। कहते हैं कि सर अगर दुश्मन पाकिस्तान से हो, चाइना से हो तो दिख जाता है, हमारी वाली आर्मी धड़ाधड़ इधर से चला देती है, लेकिन जो घर वाला है उसको ढूंढना पड़ता है ना सर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे थे तो वो अपने अनुभव पे कह रहे थे, अनुभव इस्तेमाल जब अगर मान लीजिए कि गठबंधन की यहाँ हार हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम एक अभी तो 10 तारीख को पता चलेगा, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तब उसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस होगा तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि जेजेपी वालों ने वोट नहीं दिया, जेजेपी वाले कहेंगे कि हमें मान सम्मान, मतलब ऐसा होता है, होता रहा है। अभी आप जींद भी बाई इलेक्शन देख लीजिए ना, कांग्रेस के ही लोग जींद के बाई इलेक्शन का क्या कहते रहे। जींद के बाई इलेक्शन जी का मैं बता रहा हूँ आपको, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपना कांटा निकाल दिया जी, और वो उनके साथ ही अब उनका कांटा निकाल देंगे जी। वो अपना अनुभव क्यों नहीं महसूस कर रहे? वो अपने ही अनुभव पे आप लोगों को बता रहे हैं। हमें मत बताए, वो अपनी अंतरात्मा से सोचे। वो कहते हैं कि एक बाई इलेक्शन था महम में वर्षों पहले, और उस महम के बाई इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, तब INLD हुआ करती थी, जी जी, अभी भी है। हाँ। तो उस एक बाई इलेक्शन के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? मतलब जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो एक अलग मैटर था। उसके बाद भी सरकार तो INLD की ही रही निरंतर। जी। तो आपको लगता है एक सीट से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बातें कह करके लोगों को सिर्फ गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। INLD से हो या कांग्रेस से हो, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ौदा पे कितनी नजर रही है जेजेपी की या बीजेपी की, क्योंकि दोनों गठबंधन में सरकार में है। आपके ही भाई हैं जो आजकल INLD में हैं, वो कह रहे थे कि जरा एक बार डॉक्टर अजय सिंह जी का, डिप्टी CM दुष्यंत जी का, मुख्यमंत्री जी का सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक टूर प्लान निकलवा लीजिए कि बड़ौदा हलके में कितने बार उनका भ्रमण हुआ, कितनी बार गए, जब तक बाई इलेक्शन की स्थिति नहीं थी। उन्हीं से पूछ लें कि उनसे ज़्यादा मेरी विजिट हुई है कि नहीं हुई है, उन्हीं से पूछ लें और यहाँ इलाके के लोगों से पूछ लें। वो तो अब चुनाव के दौरान आए हैं, मैं तो चुनाव से पहले भी पूरे क्षेत्र में घूम करके गया हूँ, आपसे भी मिला हूँ यहीं पे। ये बाई इलेक्शन की घोषणा के बाद सब नेताओं का आना जाना शुरू हुआ यहाँ। तो उससे पहले मैं जेल में था, मैं तो जेल से छूटते ही यहाँ आ गया था। एक आरोप लगता है, आप लोग लगाते हैं कि 10 साल तक हुड्डा साहब यहाँ थे, मुख्यमंत्री थे जी, और कांग्रेस के ही लोग कहते थे
कि हुड्डा साहब हरियाणा के नहीं, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के मुख्यमंत्री हैं। जी आप लोग भी कहते थे, लेकिन आप लोग तो अपोजिशन में थे तो आप कहेंगे, लेकिन अगर घर के अंदर वाला कहे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे 10 साल तक कुछ नहीं कर पाए, यही है ना आरोप आप लोगों जी का? जी वो कहते हैं कि ठीक है, बाकी के जो 6 साल रहे, 5 साल बीजेपी और 1 साल गठबंधन, इन 6 वर्षों में क्या हुआ? वो दूसरों से हिसाब मांगने से पहले अपना हिसाब तो दें कम से कम। जी, दूसरों से हिसाब मांगने से पहले वो अपने 10 साल का, जिसको वो ये कहते थे कि मैं आपका और आप मेरे, वो उन अपनों को ये तो बता दे भी मैंने 10 साल में आपके यहाँ पे इतने रोजगार दिए, इतने विकास के काम किए, मैं ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए लेके आया जिससे विकास की गंगा बही। वो कम से कम एक तो उदाहरण दे के बता दें, कोई एक उदाहरण दे के बता दें। आप अपने मतलब चूंकि गठबंधन में हैं, पहले 5 साल की तो जवाबदेही आपकी नहीं है, लेकिन आप बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं गठबंधन धर्म के नाते, तो 6 साल का हिसाब तो आपसे भी मांगा जाएगा। 6 साल से नहीं, हमारे से 1 साल का हिसाब मांग सकते। क्यों? आप गठबंधन में सर, आप गठबंधन में हम साल भर से हैं। हाँ, 1 साल से हम सरकार के हिस्सेदार हैं। उस 1 साल का हमसे हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। क्या है हिसाब? उस हिसाब का मैं बता तो रहा हूँ, जो काम लोगों ने यहाँ के बताए हैं वो हमने किए हैं। सड़कें अभी 1 साल 1-1.5 महीने में खूब धनाधन काम हो रहा था, तो हो रहे हैं ना वो, क्योंकि चुनाव था। वो चुनाव की दृष्टिगत नहीं, सरकार आने के बाद कोरोना आ गया। जी, कोरोना में पूरे विश्व में नहीं, पूरे संसार के विकास के काम ठप हो गए थे, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी। ऐसी पोजीशन में विकास का पहिया रुक गया था, परंतु अब सरकार ने उस विकास के पहिए को गति देने का काम किया है। और आप निरंतर देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से आप भी इस इलाके में आते हैं, निरंतर देखते हैं कि यहाँ सड़कें बन रही है, दूसरे विकास के काम भी हो रहे हैं। 1 साल की आप बात कर रहे हैं, वो जो पिछला और 5 साल था बीजेपी का, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? उसके बारे में भी काम हुए हैं, निरंतर जो विकास के काम होने चाहिए, पर उसका लेखा जोखा आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें। मैं तो जेजेपी से हैं आप। हाँ, तो मतलब मैं इस एक साल का लेखा जोखा आपको दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी, जैसे 10 साल का आप बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ, उसके बाद के 5 साल में क्या हुआ? उसके 5 साल में निरंतर यहाँ पे विकास के काम हुए हैं। जी, अच्छा, एक थ्योरी दी जाती है, क्योंकि खट्टर साहब हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह बहुत बड़ा आरोप लगता था, जो कि देवीलाल जी पे नहीं लगा। जी, देवीलाल जी या चौटाला जी के बारे में कहा जाता था कि हर तरफ काम जा रहे हैं, वो एक गांव-गांव सरकार आपके द्वार चलता था। लेकिन ये बहुत पुरजोर तरीके से लगने लगा हुड्डा साहब पे कि एक एरिया स्पेसिफिक में ज्यादा काम हो रहा है। खट्टर साहब आए, कहे कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी की ये थ्योरी रहेगी। जी, तो उस सबका साथ सबका विकास में बड़ौदा भी तो आता ही है ना सर, हरियाणा की ही एक कंस्टिट्यूएंसी है। कल सरकार की वर्षगांठ पे सभी जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम थे जी, और सभी जिला मुख्यालयों पे आप देख रहे हैं कि विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। वो सबका साथ और सबका विकास की दृष्टिगत ही सभी जगह काम हुए। बड़ौदा के डेवलपमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। और मतलब आगे इससे आगे जो होने वाला है उससे नहीं, जो नहीं, अब तक जो आज की आगे तारीख जो में कोई कमी रही है उसे आगे पूरा करने का काम 4 साल में तेज गति से करेंगे। तेज गति में करेंगे। चलिए सर, डेवलपमेंट की बात होगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी कितना भी जोर लगा दे, खाली हाथ यहाँ से जाना है। हाथ तो खाली उनके हैं, हमारे तो भरे हुए हैं, हम तो सरकार में हैं। बड़ौदा से खाली हाथ जाना है। वो तो जनता ने तय करना है 3 तारीख को। ये पैमाना उनके पास कौन सा बैरोमीटर है, ये तो जनता तय करेगी 3 तारीख को कि किसको खाली हाथ भेजती है और किसको भरे हाथ भेजती है। हरियाणा की राजनीति और हरियाणा ही पूरे हिंदुस्तान में जात बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। और कई बार हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन हो जाता है। न्यूटन की बड़ी पुरानी थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो आपको यहाँ
दिखता है, या जैसे भाषण में या टीवी पे या सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तो सब मिल्लत है? मिल्लत है, बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ पर आपकी ये महापंचायत कर रहा हूँ, तो जब मैं इस लोकेशन पे पहुँचा तो मैंने देखा एक पहले INLD का झंडा लगा हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि अब तो यहाँ पे JJP और BJP का हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि इस गांव का एक उसूल है, जो लग गया है वो लगा रहेगा, जो बाद वाले आए वो अपना लगाए, कांग्रेस वाले आएंगे अपना लगा लेंगे, है ना। तो वो मिल्लत इस गांव में है और वो काबिले तारीफ है। जी। लेकिन वोटिंग पैटर्न ये नेता डिवाइड करते हैं। ये बड़ौदा में भी वोटर बड़ा समझदार है, वो बहुत सोच समझ करके फैसला लेगा और आगामी 4 साल क्या करना है इसको मद्देनजर रख करके फैसला लेगा। JJP BJP की तरफ से एक बात ये भी कही जाती है कि सरकार के साथ चलो, मतलब अगर आप नुमाइंदा गठबंधन वाला चुनते हैं BJP JJP का, तो वो सरकार का हिस्सा हो जाएगा, तो डेवलपमेंट बहुत होगा। जहां आप लोग भी ऑपोजिशन में रहे, वर्षों से रहे ऑपोजिशन में, सरकार में भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे। ऑपोजिशन के लोग हमेशा कहते रहे कि सरकार अगर फलाने पार्टी की है तो दूसरी पार्टी वालों का काम नहीं होता है, उस विधायक का। तो ये अगर आप लोग भी कहें कि बड़ौदा के डेवलपमेंट का एक आधार और मापदंड ये होगा कि अगर यहाँ से गठबंधन का जीतेगा तब तो बड़ा चकाचक रहेगा, ऑपोजिशन वाले जीत गए तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये कई लोगों के भाषणों में मैंने सुना है, इशारे में ही सही। कौन क्या कहता है, सबकी बात का खुलासा तो मैं नहीं कर सकता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 11 वर्ष कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे, उन्होंने क्या किया और क्या करवाया वो यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञान है। और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त जिसने इस देश का गौरव बढ़ाया है, वो साझा प्रत्याशी है। अगर उसको जिता करके भेजने का काम करेंगे तो वो निश्चित तौर पे इस इलाके का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम करेगा, इस इलाके में विकास का पहिया तेज गति से घुमाएगा। दूसरा वाला कोई जीत गया तो? दूसरे वाले का तो पीछे का रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना मैं आपको कि 11 साल तो निरंतर कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पे। जी, आपने योगेश्वर दत्त का जिक्र किया, एक बड़ा पुराना ट्वीट उनका वायरल हो रहा है। कांग्रेस के लोग, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, जो प्रतिद्वंदी है वो दूसरों की कमजोर नस को करता ही है। कांग्रेस के लोग, INLD के लोग उस ट्वीट को बड़ा प्रचारित कर रहे हैं, कोई ऑडियो क्लिप है उसको भी प्रचारित कर रहे हैं। वो ये कहा जा रहा है कि वो एंटी रिजर्वेशन है। वो आपको भी पता ही होगा उस ट्वीट के बारे में। वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा है, देखा है जी। उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इस बात को मैं भी कहता रहा हूँ, हमारी पार्टी भी कहती रही है, मैंने विधानसभा में भी कहा था, गरीब तो किसी के घर में भी पैदा हो सकता है, जाट के घर में भी, ब्राह्मण के घर में भी, बनिए के घर में भी। ये तो सरकार की नीति है। जो ऑलरेडी जिनको आरक्षण मिला हुआ है उसको छीनने की बात नहीं हम कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी एडिशनल दिया जाए। ये मामला बड़ा प्रचारित किया अब इसको दूसरे ढंग से प्रचारित करने का काम है। मैंने कहा ना कि विरोधी का काम होता है दुष्प्रचार करना, वो करेंगे। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वास्तविकता क्या। तो मैंने इसको वास्तविकता से बता दिया। मतलब आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, बचे हुए लोगों को आर्थिक आधार पे आरक्षण मिले, हम इस बात के पक्षधर हैं। ठीक है सर। एक बहुत अगला मसला है जो अभी एकदम हाल का मसला है, लोग जीरी लेकर के जा रहे हैं जी बेचने। कृषि बिल आ गया, 3 कानून बन गए। अब MSP को लेकर के बहुत रोड़ा है, और जो कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ उस पे अनिल विज साहब और दुष्यंत जी जो डिप्टी CM है, उन दोनों की के जो विचार हैं वो सामने आए और वो जग जाहिर है, सबको पता है। कुरुक्षेत्र पे आपका क्या स्टैंड है? जो लाठीचार्ज हुआ था, पहले तो वहीं से शुरू करूँ। हमने तो फर्स्ट डे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और उस घटनाक्रम की निंदा की थी और जांच की मांग भी की थी। आज भी वही है। लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, डेवलपमेंट हो ना हो वो सरकार का काम है। मुख्यमंत्री जी ने भी क्लीन चिट उनको दिया जरूर,
पर ये भी कहा साथ साथ कि लाठी तो चली है। हम भी यही कहते हैं कि लाठी तो चली है, लेकिन एंड रिजल्ट तो नहीं हुआ ना सर, एंड रिजल्ट तो नहीं हुआ। कृषि बिल आ गया 3, उस पे आपका क्या? ये बातें कई बार दूसरे तरीके से भी करनी। वहाँ की एसपी चेंज नहीं हुई, वहाँ के प्रशासन में फेरबदल नहीं हुआ, वो कैसे हुआ? अच्छा, उसका रिजल्ट था। तो और क्या? कृषि बिल आए 3, उस पे क्या विचार है जेजेपी का? कई बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार दोहराया, कितनी ही बार जाए वो चीज चेंज नहीं होती। निरंतर इस बात को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। कृषि बिल इस देश के लिए लागू हुए हैं ना, हिंदुस्तान के लिए लागू हुए हैं। क्या इन 2 ही प्रदेशों के लिए लागू हुए हैं, हरियाणा और पंजाब के लिए ही? और कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। आप बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, साथ लगता राजस्थान है, दूसरे प्रदेश भी हैं, क्या वहाँ किसान नहीं है? क्या बाकी स्टेटों में किसानी नहीं होती है? ये कांग्रेस के लोग बाकायदा प्री प्लान इस बात को दुष्प्रचार करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ये किसान सिर्फ इसी 2 स्टेट में तो नहीं बसते होंगे। हाँ। साउथ में भी हैं, दूसरे स्टेट में तो भी ये हैं। वहाँ जाके क्यों नहीं बैठते? वहाँ क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा कि फिर विरोध क्यों है? ये पॉलिटिकल मसला आप लोगों ने इसको बनाया हुआ है, पॉलिटिकल कलर दिया हुआ है। कहे कि उनका कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, एमएसपी। हमने कहा कि मोदी साहब का तो एमएसपी पर हमने बड़े हमने बाकायदा इस बात को कहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में क्लियर किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी किया है, हमारे स्टेट हेड ने भी किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी किया है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर जिस दिन एमएसपी से कोई छेड़खानी हुई तो मैं सबसे पहले विरोध करने वालों में हूँ। आज भी सरकारी खरीद जो हो रही है वो एमएसपी पे हो रही है। फिर उस कानून में एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? अब कानून सरकार जब बोल रही है तो वो कानून ही है, और क्या है? नहीं, बोलने का तो सर बहुत कुछ है ना। मतलब बोलने का तो था कि 2 करोड़ नौकरी भी आ जाएगी, 15 लाख अकाउंट में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें एक लाइन लिख देते हैं किसी की, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ट्वीट तो कभी भी कानून नहीं हो सकता। उसको उसमें लिखने में क्या आपत्ति है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जाकर के लिख दो भाई। वो जो विरोध कर रहे हैं वो डेलीगेशन के तौर पे प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, वहां उनसे मिलें, उनको कहें भाई आप ये चीज ऐड करो जी, तभी होगी ना। हाउस में जब उनसे पूछा गया तब तो वो विरोध करके वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये तरीका थोड़ा मतलब ये कांग्रेस वाले भी चाहते नहीं है, मतलब भ्रमित करके आग लगाए रखना। ये बुनियादी ढांचा तैयार किसने किया था? ये तो पूछो तो सही आप उनसे। आज तो वो विरोध कर रहे हैं, पहले इसी बात के पक्षधर थे ना। जब अपोजिशन में आ गए तो विरोध शुरू हो गया। तो आपको लगता है इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आने देंगे जी। क्योंकि अभी जीरी जो बेचने जा रहे हैं कई इलाकों में, ये भी रिपोर्ट है, बड़ौदा में भी कई लोग आपको मिल जाएंगे 1800, 1900, 2000, 2000 रुपए बेच करके आ रहे हैं। एमएसपी कितने का? 2800-2900 का एमएसपी, 1880 रुपए, 1880। तो जो मुझे बताया गया कि वो जीरी बहुत कम में बेच करके। जीरी कम में नहीं बेच रहे, जीरी एमएसपी पे ही खरीदी जा रही है और बेच रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको उससे भी आगे की बता दूं कि कॉटन एमएसपी प्राइस से ज़्यादा बिक रही है, बाजरा एमएसपी प्राइस से ज़्यादा बिक रहा है, मूंग एमएसपी प्राइस से ज़्यादा बिक रहा है। इतनी हाई तौबा क्यों है? इतना क्यों इस पे बवाल मचा हुआ है? तो बवाल है कहाँ? देश में है कहीं? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इन 2 ही प्रदेशों में एमएसपी, बाकी देश में लागू नहीं है? भाई बादल साहब के यहाँ से लोगों ने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। तो ये बादल साहब से पूछें आप कि क्यों आनन फानन में फैसला ले लिया उन्होंने। चलिए ठीक है, एक अगला मसला है सर, 75% नौकरी हरियाणा को जी। आजकल एक मसला बड़ा गरमाया हुआ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। चेयरमैन बिहार से लेके आ गए। ऑपोजिशन वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा की जो सरकार है बीजेपी जेजेपी की,
हरियाणा से कोई आदमी नहीं मिला था वहाँ पर रखने के लिए। एक तरफ कहते हैं कि हरियाणवियों को 75% नौकरी, और जब वो संस्था हरियाणा प्रदेश में बतौर आईएएस सेवा दे रहे थे तब वो बिहारी नहीं थे, तब तो वो हरियाणा प्रदेश के थे। और आज जब वो एचपीएससी दे रहे हैं क्या, आईएएस होते हुए भी हरियाणा प्रदेश की सेवा कर तो रहे थे। हरियाणा कैडर है, हाँ, कैडर है वो तो। मैं यही पूछ रहा हूँ, फिर वो उन्होंने कौन सा अलग से काम कर दिया, मुझे ये तो बताएं। पहले भी हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे थे, आज भी हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई हरियाणा का आदमी, कोई स्कॉलर भी हो सकता था। बाकी है नहीं क्या, सिर्फ एक एचपीएससी का चेयरमैन ही सब कुछ होता है या मेंबर्स भी उसी के इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं, सब तो इक्वल होते हैं तो सबका कमेटी का, सबका कमीशन का एक चेयरमैन सबको इक्वल राइट है, चेयरमैन खाली हेड करता है। हाँ, मतलब उनको तो आप कोऑर्डिनेटर कह लीजिए बस। तो बाकी तो स्टेट बाकी स्टेट के हैं, वो भी तो स्टेट में ही काम करते रहे हैं। चलिए सर, अगले खटाखट बढ़े आते हैं, आपको भी आगे बढ़ना है और मैं भी वक्त देखता चल रहा हूँ। तो आजकल ज़माना 2020 का है, तो मैं हर वो मसला आपसे पूछ लेना चाहता हूँ जिसका इस चुनाव से ताल्लुक है और अपोजिशन के लोग जिसको उठा रहे हैं। तो जो वो उठा रहे हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके भ्राताश्री से मुलाकात हुई, INLD आपकी पुरानी पार्टी। हमने कहा कि बाकी सब ठीक ठाक है, बोले कि मेरा तो सब ठीक है, चश्मा वश्मा मेरा ठीक है, मेरे भाई साहब की चाबी गुम हो गई है। तो हमने कहा कि आपके भाई साहब की चाबी क्यों, कैसे गुम हो वो गई? चश्मा लगा के ढूंढ दे हमें। तो हमने कहा कि चाबी कैसे गुम हो मैं गई? यही कह रहा हूँ, वो भाई साहब वो पता नहीं चाबी कहाँ गिरवी रखा है। हम तो चाबी वाला ताला ही नहीं रखते। वो अगर गुम होने की बात करते हैं तो उनसे कहो कि चश्मा लगा के ढूंढ दें। मतलब आप कह रहे हैं पावर ठीक करें चश्मे का? हैं? चश्मे का पावर ठीक करें? हाँ, ठीक करें। उनको दिखाई कम देने लग गया होगा, नंबर बदल गए होंगे। नंबर तो अभी एक है। हाँ, नंबर तो बदल ही गए हैं। पहले जितने INLD का नंबर था वो तो अब वही कह रहा हूँ, एक है नंबर अभी। हाँ, तो बस उसको दुरुस्त रखें। वो कह रहे थे कि बड़ौदा में जो चौटाला साहब ने काम किया सरकार में रहते हुए, चाहे वो शुगर मिल हो, चाहे वो अनाज मंडी हो, वो गिनवाना शुरू कर रहे थे कि ये किया, ये किया, ये किया, है ना। वो कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी वालों ने कुछ नहीं। जेजेपी ने विश्वविद्यालय बनाने की बात की, जेजेपी ने 2 कॉलेज महिलाओं के लिए खोले, जेजेपी सड़कें बना रही है, बीजेपी सड़कें बना रही है, वो उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए कह रहा हूँ वो चश्मे का नंबर दुरुस्त करवा लें अपना। मैंने कहा कि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो आपने सजेशन दिया था कि दिग्विजय को बड़ौदा से लड़ाना चाहिए। तो अजय जी कह रहे थे कि ठीक है, ये लड़ जाएगा, वो भी इलाहाबाद से यहाँ आके लड़ लें। तो कहे कि लड़ तो रही है, वो भी अपनी तरफ से लड़ लें, हम भी अपनी तरफ से लड़ लें। तो फैसला तो जनता ने करना है। वो कह रहे थे, जिसके बाद मैं कांग्रेस पे भी आया था, वो कह रहे थे कि बीजेपी जेजेपी वालों की हालत ये है कि मुझे देखिए, मैं बिना सिक्योरिटी सारे गांव में जा रहा हूँ, और बीजेपी जेजेपी के मंत्री जिस गांव में जाते हैं पहले वहां से आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती है। वो आर्मी डिप्लॉय करने के बाद फिर उनके साथ 200 बंदूक वाले जाते हैं और तब वो फिर करते हैं। और कह रहे थे उनकी सभाओं में आप चेक करवा लीजिएगा आई कार्ड हो तो पता चलेगा आधा सिविल ड्रेस में पुलिस आपसे है। पहले भी हम इन्हीं गाँव में मिले हैं, आपने कितनी आर्मी हमारे साथ देखी। ये जो काले कपड़े वाले कमांडो दिख रहे हैं ये तो कोई मंत्री को दे रखे होंगे, हमारे पास तो है नहीं। ये सरकार का काम है, इनको प्रोटेक्शन दी होगी, विधायक जी को दी होगी। हमारे पास तो कोई ना इस तरह की कमांडो है, ना आर्मी है और ना ही कोई है। तो सरकार के मंत्रियों को सरकार के मंत्रियों को कमांडो की जरूरत पड़ रही है, मतलब 1 साल में ही? नहीं, ये तो सिक्योरिटी का सिस्टम है, कोई आज नई नहीं दी गई है, ये तो पूरे देश में सब। लेकिन ये भी आपने सुना होगा ना सर कि बहुत सारे मंत्री जो आ रहे हैं उनका गांव में कभी ये विरोध कर दे रहा है, कभी वो विरोध कर दे रहा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। कोई आपके पास है तो मुझे भी दिखा दो। सर वो तो आप यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबके कई मंत्रियों का मैं विरोध हो यही जा रहा है। पूछ रहा हूँ, कोई है तो मुझे दिखा दो ना। JP दलाल जी का हो गया, इनका हो गया, उनका हो गया, वो जबरदस्त हुआ, काला झंडा दिखा दिया, ऐसा क्यों हो रहा है?
अब यूं 4 आदमी कहीं खड़े होकर के कोई बात कह दें जी, तो वो विरोध की दृष्टि में आ जाएगा या पूरे गांव का निर्णय हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। प्रचारित ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जेजेपी बीजेपी का कैंडिडेट अगर यहाँ से जीत जाता है तो बड़ौदा की शक्ल क्या होगी? पहले तो मैं क्या आपको ये एजेंडा कह देता होगा? हूँ निश्चित तौर पे जीतेगा। ठीक है, और मैंने आपसे यही कहा कि अगले 4 साल में इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मतलब गांव आप चूंकि लगातार घूम रहे हैं, कई महीनों से आप, मुझे लगता है एक एक गांव में आप 10-10 बार हो लिए, तो क्या है डिमांड यहाँ के लोगों की? यहाँ के बच्चों को रोजगार की ज़रूरत है, यहाँ पे विकास के कामों की ज़रूरत है और उसको हम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए। बहुत धन्यवाद सर। मैं तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ उतना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महापंचायत में थे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह, और लगातार हम नेताओं को इस पंचायत में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।